Assalamu alaikum guys, I hope you are all doing well. My name is Mohammad Tayyib and I hope you are all doing well. Today our topic is jurisdiction of High Court. आर्टिकल 199 को हम जो है ना वो पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के हवाले से हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिनको आप जो है ना वो रिट पिटिशन भी कहते हैं. 5 पिटिशंस हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199. ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है. और इसको हम जो है ना वो गो थ्रू करेंगे. सबसे पहली जो चीज़ बेसिकली ये है कि एक हमेशा चीज़ याद रखिएगा कि जो सुपीरियर कोर्ट्स है ना, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इट्स अ गार्डियन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो पार्ट 2 चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक्सप्लेन किए गए हुए हैं, ठीक है. आर्टिकल 8 तो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है. और उसके बाद जो है ना आर्टिकल 9 फिर फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो आपके शुरू होते हैं और फिर 28 तक जाते हैं, ठीक है. तो ये जितने भी राइट्स हैं आर्टिकल इंक्लूडिंग आर्टिकल 8 उनको प्रोटेक्ट करते हैं हाई कोर्ट और आपके जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है. अब जो हाई कोर्ट आपके जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 199 में फॉल करती हैं चीज़ें, ठीक है. और ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल जो है ना वो 3 में जो है ना वो फॉल करती हैं, जिसमें वो पब्लिक मैटर्स के हवाले से लिखे आप डायरेक्ट जो है ना वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है. तो ये बेसिकली 2 सुपीरियर कोर्ट्स हैं जो कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. और इसी के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है. इसमें बेसिकली आर्टिकल 199 का जो बेसिक पर्पस ये है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है ना वो पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है. देखिए, एक तो है ड्यू प्रोसेस मींस कि आपने पहले जो है ना वो FIR दर्ज करवाई अगर तो क्रिमिनल केस है, ठीक है, या रिपोर्ट वगैरह कराई, ठीक है, या आपने जो है ना वो प्राइवेट कंप्लेन की, जो है वो आपने जो है ना डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेन की, ठीक है. और दूसरा सीन ये है सिविल केस में कि आपने सूट फाइल किया, ठीक है. लेकिन इस केस में ये होता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो वायलेट होते हैं और आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है. दो चीज़ें हैं. एक ही है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है, और एक ही है कि आपके पास कोई स्पीडी रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है. सम टाइम तो ये होता है कि आपके पास रेमेडी मौजूद होती है. देखिए, अगर आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं कि मेरे ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इनको जो है ना वो इन्फोर्स करवाया जाए, ठीक है. आप जो है ना वो सेशन कोर्ट के पास जा सकते हैं कि मेरे ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं. लेकिन समटाइम ये होता है कि आपके पास स्पीडी रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है. उसके लिए एक टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है. जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो या सेशन कोर्ट के पास जाते हो तो वो एक लंबा अरसा लगता है उसके लिए, ठीक है. लेकिन जब आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाते हो तो विद इन जो है ना वो वीक आपकी पिटीशन जो है ना वो सुनी जाती है, ठीक है, और आपके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करवाया जाता है. तो ये बेसिकली जो है ना वो 2 पर्पज़ होते हैं. एक तो ये कि आपके पास एडवोकेट रिलीफ, इसको एडवोकेट रिलीफ भी कहते हैं, ठीक है. अल्टरनेटिव रेमेडीज़ मीन कि अल्टरनेटिव रेमेडीज़ और एडवोकेट रिलीफ 2 वर्ड यूज़ होते हैं इसके लिए, ठीक है. तो अगर मैं आपको एडवोकेट रिलीफ या अल्टरनेटिव रेमेडी का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने एक ही समझना, ठीक है. तो ये बेसिकली जो है ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स जिधर वायलेट हो रहे होते हैं ना, मैं फिर से बात कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, उधर आप जो है ना वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं. एक चीज़ और बता दूँ इसके हवाले से कि मैंने आज तक अपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी रिट पिटीशन का वर्ड नहीं यूज़ होते देखा, ठीक है. मैंने कहीं पे भी नहीं ये रिट का वर्ड यूज़ होते देखा. अगर आप में से किसी ने भी रिट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी ने भी देखा है तो काइंडली वो मुझे जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर दिखाइएगा कि सर हमने ये रिट का वर्ड पढ़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं, ठीक है, जिनको हम रिट हैं, ठीक है. ये गलतुल आम वर्ड यूज़ होता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है. जो है ना वो लाइट्स बहुत से लाइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस, ठीक है. रिट पिटीशन नहीं है. रिट पिटीशन आप इंडिया में कह सकते हैं, ठीक है. पाकिस्तान में इट्स नॉट अ रिट पिटीशन, ठीक है. पाकिस्तान में इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली आपको ये रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 199 की. इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं. ये फर्स्ट टाइम जो पिटिशंस आई थी ना वो आई थी
1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है, तो उसके जो सेक्शन 226, 225, 226 में ये बेसिकली जो है ना वो पिटिशन ऐड की गई थी, जिसको बाद में हमने एज इट इज़ अपने 1956 के जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, ठीक है। एज इट इज़ दी थी वो, बिल्कुल। आर्टिकल 170 है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 170 में एज इट इज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जैसे जैसे लिखी गई थी उनको एज इट इज़ ही हमने कॉपी करके उधर डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें लैटिन वर्ड यूज़ हुए थे। अभी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऐड हुई थी, लेकिन वो लैटिन वर्ड जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। और अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बेसिकली ये सच एज ऐड हैं, लेकिन उनमें जो है ना वो कहीं पे भी आपको इनका नाम यूज़ होता नज़र नहीं आएगा, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसकी पावर्स जो है ना बेसिकली एज़ पर द आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। पहली 4 तो चारों सूबों में है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के। 5वीं जो है ना वो 18th अमेंडमेंट के बाद बनाई गई थी इस्लामाबाद में, मतलब 2010 के बाद जो है ना वो इस्लामाबाद में भी एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। अब उस हाई कोर्ट के पास भी जो है ना वो पावर्स हैं ये रिट कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के वाले से आर्टिकल 99 में, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब कितनी पिटिशन्स हैं? 5 पिटिशन्स हैं, ठीक है, जिसको हम जो है ना वो नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है? बेसिकली डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन ये है इसकी कि रिट जो है ना हम कोर्ट के रिटन आर्डर को कहते हैं। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, आप पिटिशन फाइल करते हैं, कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर पास करती है या डायरेक्शन देती है लोअर कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को, पब्लिक ऑफिशियल को कि आपने ये राइट्स वायलेट किए हैं, इनको इन्फोर्स करवाया जाए, ठीक है। ये हम नेक्स्ट डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अगर लेक्चर नहीं समझ लगे आपको इसको 2-3 दफ़ा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो जितने पिछले लेक्चर मैंने शेयर किए हैं उनसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली हम रिट जो कहते हैं वो कोर्ट रिटन ऑर्डर एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी, द नेम ऑफ स्टेट्स। अब जो कोर्ट जो है ना वो रिटन ऑर्डर देती है स्टेट के अगेंस्ट, कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी कौन है? वो जो मैंने आपको कह दिया, पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, प्रोविजनल कोई एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम स्पेसिफाइड एक्ट, कि ये एक्ट परफॉर्म करना है और ये एक्ट परफॉर्म नहीं करना, इसके वजह से जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर देती है। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन के वजह से जो है ना वो डील करता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे भी यहाँ पे, ये बेसिकली आर्टिकल 199 है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंने ओपन किया हुआ है पहले, ये आप यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही ओपन किया है, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे इसको जुरिस्डिक्शन को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो डिस्कस कर लें। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रिट पटिशन के वाले से? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी हैं, तो भी आप पटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन हैं, ठीक है, तो भी आप पटिशन फाइल कर सकते हैं अगर आपके राइट टू लाइफ इक्वलिटी जो है ना वो आपकी इन्फ्रिंज हो रही है, अगर आप फॉरेन हैं, ठीक है। अगर आप सिटीज़न हैं तो फिर अगर आपके आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 के दरमियान कोई भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप जो है ना वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि जब आप जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जाते हैं ना किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए या सुप्रीम कोर्ट में चले, तो आप अपना केस वापस नहीं ले सकते, ठीक है। जब आप सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में तो आप अपना केस वापस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आ जाता है तो फिर आप अपना केस वापस नहीं ले सकते, फिर उसको जो है ना वो कोर्ट रिजॉल्व करती ही करती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा इसमें। और एक और चीज़ है इसमें कि रीट पिटिशन जो होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन होती है, मतलब जो ऑर्डर देती है कोर्ट, वो जो है ना वो हायर कोर्ट जो है ना वो लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल, लोअर कोर्ट्स, फिर से बता दूं कि किन लोगों को कोर्ट ऑर्डर करती है। एक जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लोअर कोर्ट्स को, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स को, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाते हैं। पिटिशन आप जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते, ये मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल से स्टडी भी करवाऊंगा। तो ये तो आपको समझ लग गई है कि आप जो है ना वो पिटिशन किन के
अगेंस्ट जो है ना वो फाइल कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप पिटिशन फाइल करते हैं ना तो आप स्टेट के अगेंस्ट फाइल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, मैं पिटिशन फाइल कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, तो मैं स्टेट, मेरे अगेंस्ट जो पार्टी होगी वो स्टेट होगी, क्योंकि स्टेट ने मेरे राइट्स वायलेट किए हैं ना। पब्लिक ऑफिसर इज ऑफिशियल ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट स्टेट्स, गवर्नमेंट एलिमेंट है ना स्टेट का, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है ना, ठीक है, तो मैं स्टेट के अगेंस्ट जो है ना वो पिटिशन फाइल करूँगा। तो एक बात याद रखिए कि जब आपकी अपोजिट पार्टी होती है ना वो स्टेट होती है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप कब पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लीशीज का कॉन्सेप्ट आता है, वो आपने शायद स्टडी भी किया होगा कि अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे राइट्स जो है ना वो अब वायलेट हो रहे हैं तो मैं जो है ना वो पिटिशन फाइल कर रहा हूँ 4 या 5 साल के बाद। इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट मौजूद है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में जो जो प्रोविजंस ऐड की गई हैं पिटिशन के हवाले से उनको फॉलो किया जाएगा। अगर आप लिमिटेशन एक्ट को फॉलो नहीं करते तो आप पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नो रीजनेबल डिले, ठीक है। अगर आपके राइट्स आज वायलेट हुए हैं तो आप विद इन वीक जो है ना वो आप पिटिशन फाइल कर दें। दैट्स इज़ मतलब ये जो है ना वो एक वैलिड पिटिशन जो है ना वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद ओनली एग्रीव और इंटरेस्टेड पार्टी कैन अप्लाई, ठीक है। एग्रीव पार्टी जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है, या जो जिनका इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकती है। द थर्ड थिंग इज़ पिटिशन कम्स टू कोर्ट विद क्लीन हैंड, ठीक है। ये नहीं है कि आपने पिटिशन फाइल की है और उसमें आपकी अपनी भी गलती है। मतलब अगर आपके स्टेट्स ने राइट्स वायलेट किए हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स के वाले से है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अगर मुझे स्टेट जो है ना वो रिस्टेन कर देती है किसी एक स्पेसिफिक कमरे में और मैं जो है ना वो पिटिशन फाइल कर देता हूँ हैबियस कॉर्पस की कि जो मुझे स्टेट ने इलीगली डिटेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी मैटर करती है कि मैंने कोई लॉ की वायलेशन तो नहीं की, ठीक है। मैंने ये नहीं है कि मैं लॉ की वायलेशन करके आया हूँ और स्टेट ने इस वजह से मुझे जो है ना वो डिटेन किया हुआ है। तो ये बेसिकली इट्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का भी ये प्रिंसिपल है कि ही हु कम्स टू कोर्ट कम विद क्लीन हैंड, ठीक है। तो अगर आपने पिटिशन फाइल करनी है तो ये है कि आपके अपने हाथ भी साफ़ होने चाहिए, आपने कोई लॉ की वायलेशन नहीं की हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना पिटिशन इज़ नॉट अगेंस्ट द सुपीरियर कोर्ट्स, आप सुपीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट पिटिशन नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। हमेशा जो है ना वो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट या सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट ही जो है ना वो पिटिशन फाइल करते हैं कि कोर्ट इनको ऑर्डर दे। वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कोर्ट किस तरह के ऑर्डर देती है। नॉट अदर एडवोकेट रेमेडी इज़ अवेलेबल, अगर तो कोई और रेमेडी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अब आपने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है, अगर आपके पास जो है ना वो किसी ट्रिब्यूनल की, लोअर ट्रिब्यूनल की रेमेडी आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास जो है ना वो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रेमेडी आपके पास मौजूद है तो फिर आप जो है ना वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसमें केस लॉज भी हैं डिफरेंट। केस लॉज कहते हैं कि अगर आपके पास स्पीडी रेमेडी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो भी आप जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो हाई कोर्ट में आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास एफिकेशियस रेमेडी मौजूद नहीं है, रेमेडी तो है लेकिन वो एफिकेशियस नहीं है, ठीक है, तो तब भी आप जो है ना वो हाई कोर्ट में जो है ना वो डायरेक्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके वाले से केस लॉज भी हैं, ये केस लॉज आपने ज़रूर लिखने हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं और ये आपके पेपर को, आपकी प्रेजेंटेशन को और ये जो पूरा एक मेथड है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये केस लॉज आप ज़रूर लिखिएगा। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वर्सेस यूएसए 34-407, it was held that writ is available only when no ordinary legal process can give advocate and promote relief. Writ is exceptional and extraordinary relief, ठीक है। writ जो है ना वो तभी अवेलेबल होगी जब कोई नो ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी लीगल प्रोसेस जो है ना वो आपको एडवोकेट रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। रिट इज़ एक्सेप्शनल, ये बेसिकली एक्सेप्शनल होती है एंड ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है ना वो प्रोवाइड करती है। ये जो है ना वो कोलंबिया ब्रॉडकास्ट सिस्टम वर्सेस यूएस से, ये बेसिकली यूएस का केस ला है। उसके बाद अगर हम रिट ज्यूरिसडिक्शन के वाले से देखें तो फरीद अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 1954 है, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा केस ला। इसमें बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज सुपीरियर रेमेडी, ठीक है। ये एक बेसिकली एक सुपीरियर रेमेडी है और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो इनको कर्टेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है जो है
ये एक superior रेमेडी है। जो लोअर लेजिस्लेशन है, ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो इनको कर्टेल नहीं कर सकती, और अगर वो कर्टेन करेंगी तो इसके वाले से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जो आपको आइडिया ही होगा अगर आपने यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। आर्टिकल 199 ही उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। टाइप्स हैं पिटिशन के वाले से, कितनी टाइप्स हैं? मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, और उसके बाद कोवरेंटो और हैबियस कॉर्पस। ये बेसिकली जो है ना वो 5 टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक पिटिशन फाइल करती है एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। एग्री पार्टी मीन्स कि जिसके लॉ वायलेट हो और जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है। अब मेरे अगर राइट्स वायलेट हुए हैं तो सिर्फ मैं ही पिटिशन फाइल कर सकता हूँ। वो कौन कौन सी पिटिशन है जो सिर्फ मैं ही मैं ही जो है ना वो पिटिशन फाइल कर सकता हूँ? वो सबसे पहले जो है ना वो मैंडामस है, फिर प्रोहिबिशन है, फिर जो है ना वो सर्चुरारी है, ठीक है। ये 3 पिटिशन ऐसी हैं जो सिर्फ वही पर्सन जो है ना वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है। लेकिन 2 पिटिशन ऐसी हैं कि अगर मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, ठीक है, तो मेरे लीगल हेयर्स भी वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कोई फ्रेंड भी मेरा लीगल हेयर बन के वो पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो 2 पिटिशन ऐसी हैं जो कि अगर आप मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं तो मेरे बिहाफ पे कोई भी पिटिशन वो फाइल कर सकता है। लेकिन जो 3 पिटिशन जिनका मैंने डिस्कस किया, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, ये 3 पिटिशन ऐसी हैं जो कि सिर्फ वही पर्सन पिटिशन फाइल कर सकता है जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं। ये 2 कोवरेंटो और हैबियस कॉर्पस, ये वो पिटिशन हैं जो मेरे बिहाफ मेरे लीगल हेयर्स भी पिटिशन जो है ना वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने एक जो है ना वो अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आर्टिकल 199 है, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपके पास कोई एडवोकेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना वो रीट पिटिशन जो है ना वो फाइल करेंगे, ठीक है।